निखिल की तीसरी बेटी हुई तो सास अनामिका से कहने लगी कि मायके वाला घर बेच करके निखिल को बाहर भेज दो ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए। तो अनामिका ने बूढ़ी माँ को राजी करके घर बेच दिया और निखिल सिंगापुर चला गया। जब अच्छे पैसे कमाने लगा तो माँ और बहनों ने कहा, अनामिका को तलाक दे दो, तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देते हैं और बच्चों का भार भी उतर जाएगा। फिर निखिल ने अनामिका को तलाक का नोटिस भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी से बच्चा न हुआ तो वह बच्चों को याद करके रोता और आखिर एक दिन बच्चों से मिलने गया तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जहाँ इतनी ठंड में बोरी लटकी थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीखें निकल गई क्योंकि बधाई वह बैठी हुई है। लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया तो निखिल समेत साथ खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी के चेहरे पर एक उदासी लहरा गई। फिर से बेटी पैदा कर ली, भगवान जाने ये औरत क्यों ब्याह कर ले आई। मैं अपने बेटे निखिल के लिए 6 सालों से बिठाकर बैठकर खा रही है, दुनिया की हर चीज इसे दी है, लेकिन इसके बाद भी एक बेटा तक तो दे नहीं सकी मेरे निखिल को। हाँ, यह देखो कैसा छोटा सा मुंह निकल आया निखिल का। निखिल की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखड़े बांट रही थी। बेटियां भी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। लेडी डॉक्टर के पास से गुजरते हुए इन सबको रोते देखा तो हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो खुशी मनानी चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। डॉक्टर ने कहा तो निखिल की माँ ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर, हमारे पास पहले ही दो दो पोतियां हैं, एक और पोते की उम्मीद नहीं थी। हमें लड़का चाहिए था, लड़का वंश बढ़ाता है, जो बड़ा होकर निखिल का हाथ बटाता, लेकिन इसने फिर एक लड़की पैदा करके हमारे हाथ में थमा दी। नर्स छोटी बच्ची लाकर निखिल के हाथों में दे गई। निखिल ने बेटी को देखा, गोल मटोल बिल्कुल निखिल के जैसी। निखिल ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें अनामिका से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। वह अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास ने तो उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की है तो उसमें उसी का दोष था। नंदे मुंह बनाकर बाहर ही सास के पास बैठी रही। निखिल कुछ देर सोचता रहा और फिर अंदर अनामिका के पास चला गया। कैसी हो? उसने जाते ही पूछा। अनामिका ने निगाहें चुरा ली। मुझे माफ़ कर दीजिए निखिल, मैं इस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी, अनामिका ने कहा तो निखिल दाएं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो इस बात को, डॉक्टर से डिस्चार्ज कर लेकर घर चलते हैं, माँ ज़्यादा देर यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती, निखिल ने कहा तो अनामिका हैरत से उसे देखने लगी। उसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया था, मगर निखिल तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वह मामूली दवाई लेने आई हो। थोड़ी देर बाद माँ भी कमरे में आ गई। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि प्रेगनेंसी के समय भगवान से प्रार्थना करती रहना कि तेरी गोद में लड़का डाल दे, ताकि मेरे निखिल के भी भाग्य कुछ खुल जाए। मगर तू तो है कि करम जली, जब से खुद आई है तब से मेरे निखिल का हाथ तंग है। नौकरी की सैलरी से पहले इसका गुजारा नहीं होता। दो दो बेटियां हैं, तीसरी एक और आ गई। साथ ही दुपट्टा मुंह पर डालकर फिर से रोने लगी। अनामिका अपनी जगह अपराधी सी बन गई। न चाहते हुए भी अनामिका अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। अनामिका बच्ची को लेकर घर आई तो घर में सबके मूड बहुत खराब थे। आते ही उसे किचन के कामों में झोंक दिया गया। वह दुखते हुए शरीर के साथ हाडी रोटी करने लगी। उसकी हालत बुरी थी, मगर सास को उस पर दया आई ही नहीं। घर लाते ही निखिल खामोशी से अगले दिन ही काम पर चला गया। जितने दिन काम करता था उसे उतने ही पैसे मिलते थे और अब तो खर्चे और बढ़ गए थे। वैसे भी वह अम्मा और बहनों के अनामिका के साथ व्यवहार पर कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अनामिका की छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, मगर अभी उसे सिर्फ 9 महीने ही हुए थे जब निखिल के साथ वह घटना हुई थी। एक दिन वह काम से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वह थके हारे कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी अकेली चारपाई के ऊपर बैठ गया। अनामिका किचन में काम कर रही थी। उसकी नज़र निखिल पर पड़ी तो उसने तुरंत बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है निखिल, आज जल्दी घर आ गए हो? निखिल ने कोई जवाब न दिया। अनामिका पानी का ग्लास लेकर किचन में से आई। इतने में ही अंदर से अनामिका की सास बाहर निकल आई। अरे आ गया मेरा बेटा निखिल, आज जल्दी आ गया, अच्छा है, मुझे आकर डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवाई लेनी है। तो निखिल अचानक से फट पड़ा।
नहीं ले जा सकता माँ आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे अब से वह भी नहीं आएंगे। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि आखिर में घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। निखिल तो जैसे फूट फूट कर रोने वाला हो गया। किचन के पास पानी का गिलास लेकर खड़ी अनामिका भी हक्का बक्का रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर एकदम उन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। कहते हैं लक्ष्मी औरत के भाग्य से आती है, मगर अनामिका तू तो है ही मनहूस। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई, घर में आए दिन कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। माँ ने ले जाकर घुमा फिराकर अनामिका के सिर डाल दी। अनामिका अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। अब वह वहीं खड़ी रही। ला पानी दे मेरे निखिल को। मेरा बच्चा कितना ज़्यादा परेशान है, तो इसकी मदद तो कभी कर नहीं सकती। बस तीन तीन बेटियां पैदा करके इसके सिर पर बोझ बढ़ा दिया। भगवान जाने मेरा निखिल इस सब से कैसे निपटेगा। माँ भी सिर पर हाथ रखकर लेट गई। अनामिका रोती हुई निखिल के लिए पानी लेकर आई, मगर उसने भी पानी पीने से मना कर दिया और इसके बाद वजह से मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में तीन तीन जवान बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थी। यह अलग बात थी कि वे सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को परेशान करने का काम करती थी, मगर घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। अनामिका बहुत ही कंजूसी से घर का सामान मंगवाती, लेकिन इसके बाद भी घर में रखे पैसे आखिर कितना समय तक चल सकते थे। उस दिन वह अलमारी खोलकर अंदर रखे पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। बच्चियों के दूध का निकालकर सिर्फ रोज की दाल सब्जी के लिए ही पैसे कम पड़ रहे थे। क्या गिन रही है अनामिका? कौन सी दौलत छुपा रखी है यहाँ पर? सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। अनामिका घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे गिन रही थी। उसने दबी दबी आवाज में कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। अनामिका की सास ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। अनामिका हैरान हुई कि सास ने कभी उसे इतने प्यार से बुलाया तो न था, लेकिन फिर खामोशी से आकर बैठ गई। देख अनामिका, निखिल पर बड़ा ही कठिन समय आया है। मेरा एक रिश्तेदार सिंगापुर में रहता है। कल उनसे मुझे फ़ोन किया था। उनका कहना था कि निखिल को सिंगापुर में नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। अब हम में से किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सास ने अनामिका का चेहरा देखते हुए कहा। अनामिका ने सिर उठाया। माँ जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि निखिल की सिंगापुर में नौकरी लग जाएगी, मगर वह क्या तरीका है? सास ने थोड़ी देर अपना सिर खुजलाया, फिर बोली, तुम्हारे पिता का इतना बड़ा सा मकान है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं, बस एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो वहाँ रहती है, एक काम करने वाली है जो उनका ख्याल रखती है। मगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपनी माँ से कहकर वह मकान बेच दो और वह पैसे निखिल को दे दो ताकि वह बाहर जाकर पैसे भेजे। तीन तीन बेटियों को पैदा करके तुमने दे दी हैं, आखिर उनका खर्चा भी तो उठाना है। अपनी बूढ़ी माँ को कहो वह कहीं किराए पर चली जाए। निखिल पैसे भेजेगा तो तुम किराया भर दिया करना। सास ने आराम से सारी प्लानिंग उसे समझा दी थी। अनामिका हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगी। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? वह मेरे पिता का मकान है और बहुत कीमती है। सास एकदम से उखड़ गई। हाँ, ज़्यादा कीमत का है तो उसको सजाकर क्या करना है? अच्छा यही है कि उसे बेचो और निखिल को पैसे दो, वरना मैं अभी निखिल को बोलूँगी, वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगा। आखिर तीन तीन बेटियों की माँ को रखकर उसने करना क्या है? सास की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी कि अनामिका को माँ से बात करनी ही पड़ी। वह उसी दिन कुछ गलियां छोड़कर माँ के घर चली गई। वह बूढ़ी थी। निखिल को देखते ही वह बहुत खुश हुई। भगवान के लिए माँ, इस मकान को बेचकर निखिल को पैसे दे दो। उन्होंने सिंगापुर जाना है, मेरी मदद कर दे, वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देगी। तीन बेटियां पैदा करने के जुर्म में अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। अनामिका गिड़गिड़ाकर माँ के पैर पकड़े बैठी थी।
अनामिका की माँ घबरा गई। उन्होंने अनामिका को ऊपर अपने बराबर बिठाया और उसके आंसू साफ करने लगी। चिंता मत कर मेरी बेटी, अगर इस घर को बेचकर तेरा घर बसा रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू आज ये पेपर्स ले जा और जिसके साथ मर्जी इस घर को बेच दे। अनामिका रोती हुई माँ से बहुत प्यार करती थी, मगर उस शाम को जब वह वापस आई तो पेपर्स लेकर आई थी। पेपर्स उसने निखिल के हवाले किए तो वह और उसकी माँ और बहनें खुद बहुत खुश हुई। निखिल ने फौरन जाकर एक प्रॉपर्टी डीलर को पेपर्स दिए और मकान अच्छी कीमत में बिक गए। अनामिका की बूढ़ी माँ अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर चली गई। यह तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से सिंगापुर चला जाऊंगा। निखिल ने खुशी से माँ को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, जरूर जा, भगवान तेरे भाग्य चमकाए। अनामिका की सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। अनामिका का दिल बुझा हुआ था। माँ को दर दर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। निखिल अंदर आया और उसके पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और हमारी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अभी अभी अनामिका ने इतने बड़ी कीमत का मकान निखिल के हवाले किया था, इसीलिए उसके सर पर अनामिका के उपकार का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे ही देखा कि वह अनामिका से प्यार से बात कर रहा है, उसने फौरन निखिल को बाहर बुलाकर खाना खाने के लिए बिठा दिया। अनामिका खामोश अंदर बैठी रह गई। निखिल ने सिंगापुर जाने की सारी तैयारी पूरी हो गई और जल्द ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक करके वह चला गया और जाते जाते उसने अनामिका से वादा किया कि वह जल्द ही पैसे कमाकर भेजना शुरू करेगा ताकि तीनों बेटियों का अच्छा भविष्य बन जाए। नन्ही बेटियां बाप को जाता हुआ देखकर माँ का पल्लू थामे खड़ी थी। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, वे मासूमियत से पूछ रही थी। अनामिका बस आंसू पीकर रह गई थी। जानती थी निखिल के रहते हुए भी उसके घर में कोई हैसियत न थी। अब उसके जाने के बाद तो सास और नंदे उसका जीना हराम कर देगी। और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही अनामिका से करवाया जाता था। अब सास और नंदों ने हर जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि अनामिका ने खुद निखिल को जबरदस्ती सिंगापुर भेजा है ताकि वह पैसा कमा कर भेजे। उसकी इच्छाएं यहाँ की कमाई से पूरी नहीं हो रही थी। जो भी सुनता अनामिका को बुरा भला कहने लग जाता। पड़ोस में जो भी कोई आता, अनामिका की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। तीन तीन बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी है, कौन इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और इनकी शादियाँ कराएगा। लाखों का दहेज देना कहाँ का आसान काम है आजकल, सास कहती जाती और सुनने वाले सर हिलाते जाते। अनामिका बेचारी शर्मिंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थी। वे सारी बातें समझती थी और हैरत से माँ से पूछती, मम्मी क्या हम बोझ हैं? बोझ क्या होता है? दादी हमें इस तरह क्यों कहती हैं? अनामिका खामोश हो जाती। बेचारी और क्या कहती। पहले महीने तो निखिल को कोई काम न मिला, मगर दूसरे महीने उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब उसने हर महीने अच्छे पैसे भेजना शुरू कर दिया। मगर परेशानी यह थी कि सारे पैसे सास के अकाउंट में आते। निखिल के जाने से पहले सास ने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिया था। माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैंने बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाया है। निखिल ने इस महीने अच्छी खासी पूंजी भेजी थी। अनामिका ने अपनी सास से कहा, तूने क्या करना है बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा के? कल को उन्होंने दूसरे घर ही जाना है। शिक्षा और पढ़ाई लिखाई पर जितना पैसा खर्च करोगी वह सारा बेकार हो जाएगा। 2 टाइम रोटी खा रही है ना, यही बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने की। हाँ, अगर ज़्यादा दिल चाह रहा है तो जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। सास ने सर झटका। अनामिका हक्का बक्का रह गई। उसे याद आया कि सास ने तो उसकी माँ के मकान का किराया भरने की भी हामी भरी थी। माँ जी, मगर बच्चों को पढ़ाना जरूरी है और निखिल ने कहा था कि वह इनके लिए पैसे भेजेंगे। अनामिका ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी बड़ी ननंद अंदर से आ गई। अब निखिल भाई का नाम लेने की कोशिश मत करो। वो तो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छुड़ा कर गए हैं। समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? बड़ी ननंद ने कहा तो अनामिका चुप रह गई। यह बात तो सच थी। जब से निखिल यहाँ से गया था उसने अनामिका को कोई फ़ोन नहीं किया था। यूं ही बस वह बस लिए
दिए रहने वाला इंसान था। सास और नंदे अब आपस में बैठकर इस महीने होने वाले खर्चे का हिसाब लगा रहे थे। इन खर्चों में अनामिका की बेटियों के लिए कोई पैसा नहीं था। अनामिका के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वह जानती थी कि सास उसे निखिल से बात करने नहीं देगी, इसीलिए पड़ोस के घर चली गई। वहां से मोबाइल लेकर उसने निखिल का नंबर मिलाया। कुछ देर तक बेल जाती रही और फिर निखिल ने फ़ोन उठा लिया। वह थका हुआ था। निखिल, मैं अनामिका बात कर रही थी। मुझे बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही, आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं इनको स्कूल भेज दिया करूँ, अनामिका ने निखिल से कहा। दूसरी ओर शायद वह ड्यूटी करके आया था, थका हुआ था। यार, तुम लोगों की पैसों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। मैं यहाँ जानवरों की तरह काम करके तुम लोगों को पैसे भेजता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पेट भर ही नहीं रहा। तुम्हें और पैसे चाहिए। अभी 2 महीने पहले तुमने माँ से कहकर पैसे मंगवाए थे कि बच्चों के लिए नए कपड़े लाने हैं। ये बेटियां तो मेरे लिए मुसीबत बन गई है। ना वहाँ सुकून था, ना यहाँ सुकून है। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को पालने के लिए। निखिल ने झटके से फ़ोन बंद कर दिया। अनामिका हक्का बक्का मोबाइल की ओर देखने लगी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। उसने तो कभी सास को कहकर पैसे नहीं मंगवाए थे। अनामिका जब वापस आई तो यह देखकर उसके पैर दरवाजे में ही रुक गए कि अंदर आंगन में सास बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। ये जिस तरह से बात कर रही थी, यूं लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी खास बात है। अनामिका दरवाजा बंद करके अंदर आई। तभी सास ने कहा, हाँ आ गई तेरी पत्नी। न जाने किसके घर जाकर तुझे मेरी शिकायत लगाती फिर रही है। अनामिका ने एक झटके से पलट कर देखा। निखिल ने उसका फ़ोन काटने के बाद अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने कुछ न कहा और खामोशी से किचन में चली गई। ननंद ने आकर आदेश दिया कि आलू गोभी की सब्जी चढ़ा दे। वह खामोशी से खाना बनाने लगी। बेटियां गंदे कपड़ों में घर से बाहर खेल रही थी। अनामिका के दिल को कुछ होने लगा। इनका पिता इनकी शिक्षा पर 1 रुपया खर्च करने को तैयार न था, मगर घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे। तीनों नंदे आए दिन शॉपिंग पर चली जाती। सास भी अपने लिए ढेरों ड्राई फ्रूट्स लेकर आती थी। अनामिका का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर वह सब सहन करके काम करती रही। जब पति ही उसके साथ न था तो वह किससे अपने शिकायत करती। बूढ़ी माँ को तो उसने खुद दर बदर कर दिया था अपने पति और सास की बातों में आकर। अगले दिन सुबह सास जागी तो उन्होंने अनामिका से कहा, सामने दर्जी की दुकान खुली है, वहाँ ये तीनों बहनों के जोड़े उसे दे या। मोहल्ले में शादी न है ना, तो इन्हें पहनकर जाना है। अनामिका ने खामोशी से बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जोड़े लेकर निकल पड़ी। खुद उसके अपने कपड़े खराब हो रहे थे, बच्ची के पैर में टूटी हुई चप्पल थी, मगर सास को यह सब नजर कहाँ आता था। पीछे से सास ने जब देख लिया कि अनामिका चली गई है तो फौरन फोन निखिल को मिला दिया। निखिल, मेरा बेटा कैसा है तू? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी ओर निखिल कल वाली बात से परेशान था। माँ, मैं अनामिका और बच्चियों के कारण बहुत परेशान हूँ। वह आए दिन इतने पैसे मंगवाती है, आप हर समय बताती रहती है कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं डबल ड्यूटी करता हूं, तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा। सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकता। निखिल के स्वर में झुंझुलाहट थी। सास मुस्कुरा दी। बस बेटा, इसीलिए तुझे आज फ़ोन किया है। भला तूने ठेका लिया है 3 दिन बेटियों को पालने और उन्हें बिहारने का। कल को लाखों का दहेज देंगे। भगवान न करे अगर कोई घर से भाग गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि इस कर्म जली को तलाक दे दे, जिसने आज तक तुझे एक बेटा नहीं दिया, और दूसरी शादी कर ले। यह तो तुझे बेटा देने से रही। सास की बात पर निखिल एकदम सख्त हो गया, मगर माँ की बात कुछ कुछ उसके दिल को लग गई। रुपया पैसा आ गया था। अब ढलती उम्र की पत्नी उसे वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, और यूं भी शुरू से ही अनामिका के साथ उसका दिल न मिला था। निखिल ने कुछ समय तो बात घुमाई, मगर फिर आखिरी मान ही गया। अनामिका घर आई तो सास मुस्कुरा रही थी। तीनों नंदे भी उनके दाएं बाएं बैठी खोजती हुई नजरों से अनामिका को देख रही थी। चल अनामिका, अपना सामान बांध और यहाँ से निकल। मेरा बेटा तुझे तलाक देने वाला है, सास ने मजा लेने वाले अंदाज में कहा। अनामिका हक्का बक्का रह गई। अभी तो वह इनके काम करके आ रही थी, यह आप क्या कह रही हैं? उसने घबराकर पूछा। तभी उनके मोबाइल पर दोबारा कॉल आने लगी।
सास ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से अनामिका के हाथ में थमा दिया। अनामिका ने घबराकर पूछा, निखिल, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मगर दूसरी ओर निखिल तो कुंवारी और कम उम्र की लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। उसने अनामिका की एक न सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है, वह आज ही तुम्हें डिवोर्स के पेपर दे जाएगा। चुपचाप साइन कर देना। अनामिका घबराकर वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। न जाने कितनी देर तक वह रोती रही और सास की मिन्नतें करती रही कि उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन अब क्या हो सकता था। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया और सास और नंदों ने जबरदस्ती उसे साइन करवा लिए। तीनों बेटियां परेशान माँ की हालत देख रही थी। अनामिका की सास और उसकी तीनों बेटियों ने धक्के देकर अनामिका को घर से निकाल दिया। उसकी माँ को तो पहले ही वह निकाल चुकी थी, अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसके हाथ में कुछ वही रुपए थे जो दर्जी की दुकान से उसे वापस मिले थे। तीनों बेटियों को अपने साथ लिपटाए अनामिका चलने लगी। उसे अपनी एक दोस्त का घर याद था। वह खामोशी से वहां जा पहुंची। दोस्त शादीशुदा थी और बच्चों वाली थी। उसने अनामिका को अपने दरवाजे पर देखा तो खटक गई, मगर उसने अनामिका को अपने घर पर शरण देने से साफ मना कर दिया। वह अपने पति के सामने किसी दूसरी औरत को नहीं रखना चाहती थी, मगर उसने अनामिका की इतनी मदद की कि अपने घर के साथ खाली पड़े एक प्लॉट में रहने की अनुमति दे दी, जहां एक टूटा फूटा सा कमरा बना हुआ था। अनामिका खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वहीं रहने लगी। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोते देखती, लेकिन वह तीनों ही बहुत छोटी थी। लेकिन वह अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वह तीनों ही बहुत छोटी थी। मौसम बदलते रहे। सिंगापुर से खूब सारा पैसा कमाकर निखिल घर वापस आ गया। माँ ने उसके लिए कुंवारी लड़की की तलाश कर रखी थी। जब रुपया हाथ में हो तो सब कुछ हो जाता है। छोटी उम्र की खूबसूरत पत्नी पाकर निखिल बहुत खुश था। उसे अनामिका और अपनी तीनों बेटियों की कभी याद तक नहीं आई थी। वह खुश था कि माँ ने एक अच्छा फैसला किया। दिन गुजरते रहे। सभी प्रतीक्षा में थे कि कब नई दुल्हन बेटे की खुशखबरी सुनाएगी। मगर 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। निखिल का इंतजार अब व्याकुलता में बदलने लगा। आखिर एक दिन पत्नी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी का चेकअप करिए। आखिर यह कब माँ बनेगी? मुझे एक बेटा पैदा करके देगी? निखिल ने जाहिल सवाल किया। डॉक्टर ने कठोर निगाह उससे डाली। बेटा या बेटी देना भगवान के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं। डॉक्टर ने मना किया, मगर निखिल की जिद थी कि उसकी पत्नी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया और जब रिपोर्ट निखिल के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे जमीन आसमान घूम गए। माफ़ कीजिएगा निखिल जी, आपकी पत्नी माँ नहीं बन सकती। निखिल फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वह खामोशी से घर वापस आ गया, लेकिन उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसे रह रह कर अपनी वह तीनों बेटियां याद आती थी और निसंतान होने का क्या होता है उसे अब पता चला था। वह उठते बैठते माँ से बस यही सवाल करता, माँ मुझे बताए, अनामिका अपनी बेटी को लेकर कहाँ गई? सास क्या जवाब देती? वह तो खुद कुछ नहीं जानती थी कि अनामिका कहाँ है। निखिल पागलों की तरह पूरे शहर में अनामिका को ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि वह उसकी बूढ़ी माँ के पास भी जा पहुँचा। उसकी माँ ने जब सुना कि अनामिका को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया गया है तो वह घबरा गई। उन्होंने बताया कि वह अपनी माँ के पास नहीं आई। अब तो निखिल के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लेकिन माँ ने अनामिका के कुछ दोस्तों के नाम बताए जिनके पास वह जा सकती थी। ढूंढ ढांड के निखिल ने आखिरकार अनामिका का पता निकाल ही लिया। वह अनामिका के उस दोस्त के घर जा पहुंचा। दोस्त ने दरवाजे पर खड़े खड़े उसे बता दिया कि साथ वाले मकान में अनामिका रहती है। मकान क्या था? एक टूटा सा फूटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह बोरी का एक पर्दा लटक रहा था। वह भारी कदमों से दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज ठंड थी। तेज हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हो। निखिल ने भी मोटा सा जैकेट और टोपी पहन रखी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। सामने जमीन पर चटाई के ऊपर उसकी तीनों बेटियां लेटी हुई थी।
अनामिका सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। शायद वह अपनी गुजर बसर के लिए कपड़े सिलाई करके कर रही थी। कमरे का हाल बहुत खराब था। एक कोने में पानी का मटका रखा था। चारपाई जैसी कोई चीज नहीं थी। बच्चियां और अनामिका के कपड़े फटे हुए थे। आहट पर अनामिका ने सिर उठाकर देखा। कौन आया है? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। समय की कठोरता ने शायद उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। निखिल धीरे धीरे चलता हुआ अंदर अनामिका के पास जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अनामिका, यह मैं हूँ निखिल, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। वह वहीं बैठकर रोने लग गया। अनामिका के हाथ से कपड़ा छूटकर नीचे जा गिरा। तीनों बच्चियां भी आवाज सुनकर उठकर बैठ गई थी। वह सहमी हुई थी और जल्दी से माँ के पास जाकर लिपट गई। मेरे पास आओ बेटा, निखिल ने प्यार से अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। छोटी वाली ने तो उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया था। बेटियां माँ के अंदर छुपने लगी। नहीं मम्मी, हम पापा के पास नहीं जाएंगे। बड़ी वाली थोड़ी समझदार थी। उसने साफ कहा। निखिल मंदगी के मारे जमीन में गड़ गया। मुझे माफ़ कर दो अनामिका, मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें डिवोर्स दे दी। हालांकि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की थी। तुम्हारे कारण ही मैं सिंगापुर जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें इस हाल में मैं नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूँगा। तुम वहाँ अपनी बेटियों के साथ रहना। मैं इनका महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूँगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़े हुए निखिल रोते हुए कह रहा था। अनामिका ने भी उसे देखा। बेटियां 2 दिन से भूखी थी और उसके पास उन्हें लाने के लिए कुछ नहीं था। शायद भगवान ने निखिल के दिल में दया डाल दी थी। वह खामोश रह गए। निखिल ने जल्दी अलग मकान की व्यवस्था कर दी। साफ सुथरा और अच्छा मकान था। अनामिका बेटियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई, मगर एक एक्सीडेंट में निखिल की एक टांग कट गई। वह कारोबार तो करता रहा, मगर दोबारा कोई उसके साथ शादी करने पर तैयार नहीं हुआ। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। घर में बैठी तीनों बहनें बूढ़ी होती चली गई। कोई उनका रिश्ता लेकर नहीं आया। सास को एक अजीब बीमारी हो गई। एक और भी वह कुछ खा नहीं पा रही थी। यह सब कुछ अनामिका और उसकी बेटियों पर किए अत्याचारों का नतीजा था। अनामिका की सास दिन रात माफ़ी मांगती और निखिल से कहती कि वह उन्हें अनामिका के पास ले जाए ताकि वह उससे माफ़ी मांग सके और उनका बुढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर निखिल अपनी कटी टांग को देखकर सोचता कि जैसा व्यवहार उन्होंने अनामिका के साथ किया था, उनके सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।